अध्याय 8 खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। लोहार की दुकान पर प्रभाकर लोहारों को काम करते देख रहा था। एक छोटी सी बेंच पर कुल्हाड़ी और हंसियां जैसे कुछ औजार बेचने के लिए रखे थे। दूसरी ओर भट्ठी जल रही थी। औजार बनाने के लिए दो लोग लोहे की एक छड़ को गर्म कर उसे पीट रहे थे। प्रभाकर को यह सब देखकर बड़ा मज़ेदार लग रहा था। लोहे के औजार और खेती। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। लोहे की चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई हैं। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। इनके बारे में तुम अध्याय 4 में पढ़ चुके हो। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। उनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल हैं। अध्याय 5 में तुमने पढ़ा था कि लोहे के फाल के इस्तेमाल से कृषि उत्पादन बढ़ गया। कृषि उत्पादन बढ़ने के लिए उठाए गए अन्य कदम। सिंचाई। समृद्ध गांवों के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब और कृत्रिम जलाशय बनाए गए। इन चार्ट में तुम्हें सिंचाई से आए परिवर्तन दिखाए गए हैं। खाली स्थान में सही वाक्य भरो। पहला, लोगों द्वारा परिश्रम किया गया। दूसरा, किसानों को लाभ मिला क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितता घटी। तीसरा, कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना था। चौथा, राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्चा किया। गांव में कौन रहते थे? इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों में अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूमि स्वामियों को बेलल्ला, साधारण हलवाओं को उनवार और भूमिहीन मजदूर दास कड़ैसियार और अधिमई कहलाते थे। देश के उत्तरी हिस्सों में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे, यानी कि यह पद आनुवांशिक था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। साधारणतया इसकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्रायः राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंप देते थे। ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का काम भी करते थे। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपति कहते थे। इनमें ज़्यादातर छोटे किसान ही होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी। इनमें दास कर्मकार आते थे जिन्हें दूसरों की ज़मीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। अधिकांश गाँवों में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। प्राचीनतम तमिल रचनाएं। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई। उन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया जाता था। गांव में रहने वाले के जिन तमिल नामों का उल्लेख किया गया है वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। नगर क्या कहती है कहानियाँ, यात्रा विवरण, मूर्ति कलाएं तथा पुरातत्व। तुमने जातकों के बारे में सुना होगा। ये वो कहानियाँ हैं जो आम लोगों में प्रचलित थी। बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया। यहाँ एक जातक कथा दी गई है जिनमें यह बताया गया है कि एक निर्धन किस तरह धीरे धीरे धनी बन जाता है। एक निर्धन की चतुराई। एक गांव में एक गरीब युवक रहता था। उसके पास एक मरे चूहे के अलावा कुछ नहीं था। उसने उस चूहे को एक सिक्के में एक भोजनालय वाले बिल्ली के पास बेच दिया। फिर एक दिन बड़ी जोर की आंधी आई। राजा का बगीचा टूटी टहनियों और पत्तों से भर गया। उनका माली इसे साफ करने से बात से परेशान हो उठा। युवक ने माली से कहा कि अगर लकड़ियां और पत्ते उसे मिल जाएं तो वह बगीचे की सफाई कर सकता है। माली तुरंत मान गया। युवक ने पास खेल रहे बच्चों को यह कहकर इकट्ठा कर लिया कि प्रत्येक टहनी और पत्ते के बदले उन्हें एक एक मिठाई मिलेगी। देखते ही देखते उन्होंने बगीचों में एक एक तिनका चुनकर गेट के पास इकट्ठा कर दिया। तभी उधर से राजा का कुम्हार बर्तनों को पकाने के लिए ईंधन की तलाश में गुजरा। उसने पूरे ढेर को खरीद लिया। इस तरह युवक के पास कुछ और पैसे हो गए। अब युवक ने एक और योजना बनाई। एक बड़े बर्तन में पानी भरकर वह नगर के द्वार पर गया और वहाँ उसे
उसने घास काटने वाले 500 लोगों को पानी पिलाया। खुश होकर उन लोगों ने कहा, तुमने हमारे लिए इतना अच्छा काम किया, बताओ अब हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। उसने कहा, मैं आपको यह तब बताऊंगा जब मुझे आपकी सहायता की ज़रूरत होगी। उसके बाद उसने एक व्यापारी से दोस्ती की। एक दिन उस व्यापारी ने बताया, कल एक घोड़े का व्यापारी 500 घोड़ों के साथ शहर में आ रहा है। यह सुनकर उस युवक ने उस घास काटने वालों के पास जाकर कहा, कृपया तुम सब एक एक घास का गट्ठर मुझे दो और अपनी घास तब तक मत बेचो जब तक मेरी बिक न जाए। उन्होंने उसे घासों के 500 गट्ठर दे दिए। जब घोड़े के व्यापारी को कहीं भी घास ना मिली तो उसने इस युवक की घास 1000 सिक्के में खरीद ली। प्राचीन शहरों के जीवन में हमें कुछ अन्य स्रोतों से भी पता चलता है। शहरों, गांवों या फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेरते थे। इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रेलिंग, खंभों और प्रवेश द्वार पर सजाया जाता था जहां लोग आते थे। अध्याय 5 में वर्णित अनेक शहर महाजनपदों की राजधानी थे। जैसा कि तुमने पढ़ा, इनमें कुछ शहर परकोटों से घिरे होते थे। जैसा कि तुम ऊपर के चित्र में देख रहे हो, अनेक शहरों में वलयकूप मिले हैं। ये वलयकूप गुल्स, लखाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। प्रायः ये वलयकूप लोगों को घरों में होते थे। महलों, बाजारों या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। संभवतः लकड़ी, मिट्टी व कच्ची ईंटें या छप्पर से बने होने के कारण ये ज़्यादा समय तक टिक न पाए हों। भविष्य में पुरातत्वविद इसकी खोज कर सकते हैं। प्राचीन शहरों के बारे में वहां गए नाविकों और यात्राओं के विवरण द्वारा पता चलता है। ऐसा ही एक विस्तृत विवरण किसी मूल अज्ञात यूनानी नाविक का है। जिन जिन पत्तनों पर वह गया उन सभी के बारे में उसने लिखा है। बेरीगज्जा, भरूच का यूनानी नाम की कहानी। बेरीगाजा की संकरी खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता है। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही यहाँ जहाज ला सकते थे। बेरीगाजा में शराब, तांबा, टीन, शीशा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्के का आयात होता था। हिमालय की जड़ी बूटियाँ, हाथी दांत, गोमेद, कार्निलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। इनमें चांदी के बर्तन, गायक, किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब और उत्कृष्ट महीन कपड़े शामिल थे। सिक्के। पृष्ठ 82 पर दी गई कहानी में तुमने देखा कि किस तरह सिक्कों के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया गया। पुरातत्वविद को इस युग के 1000 सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने आहत सिक्के थे जो करीब 500 साल चले। इसका चित्र नीचे दिया गया है। चांदी या तांबे के सिक्के पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा जाता था। आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोल होते थे। ये या तो धातु की चादर को काटकर या धातु की चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे, इसलिए ये आहत सिक्के कहलाए। ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं और ईसा की आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहे। विनिमय के अन्य साधन। संगम साहित्य की छोटी सी कविता को पढ़ो। खेतों के सफ़ेद धान गाड़ियों पर लादे जा रहे हैं। नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते, चांदनी सी सफ़ेद रेत पर परिवार को समेटे, कहीं पीछे छूट न जाए। शहरों से नमक के सौदागरों के यूं चले जाने से सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। समुद्र के किनारे नमक का काम बहुत ज़्यादा उत्पादन होता था। नगर, अनेक गतिविधियों के केंद्र। अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। उदाहरण के लिए मथुरा को देखो। यह 2500 साल पहले से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर और दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहरों के चारों ओर किलेबंदी थी। इसमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान और पशुपालक शहर में रहने के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियों बनाने का केंद्र था। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों
की दूसरी राजधानी बनी। इसके बारे में तुम अगले अध्याय में पढ़ोगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी है। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर है। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। मथुरा में प्रस्तर खंडों और मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख हैं जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। प्रायः शहर के राजा रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेखों में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों के उल्लेख मिलते हैं। शिल्प तथा शिल्पकार पुरा स्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के ही बहुत पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। ध्यान रहे कि अन्य शिल्पें दूसरों के अवशेष नहीं बचे होंगे। जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरई इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। यहाँ स्त्री पुरुषें दोनों काम करते थे। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे जिन्हें श्रेणी कहते थे। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण करना था, जबकि व्यापारियों की श्रेणियां व्यापारों का संचालन करती थी। श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी जहां लोग पैसे जमा रखते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वालों को लौटा दिया जाता था या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दे दिया जाता था। उत्तरी काले चमके पात्र ये एक कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाले एक चमकदार काली सतह वाले पात्र हैं। इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्ठों पर उच्च तापमान पर रखते थे, जिसके परिणाम स्वरूप इन बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी। इन पर एक पतली काली लेप भी लगाई जाती थी जो इस बर्तन को शीशे जैसी चमक प्रदान करता था। सूत काटने और बुनने के नियम। ये नियम अर्थशास्त्र के हैं। अध्याय 7 में अर्थशास्त्र का उल्लेख किया गया है। इसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों में सूत की कताई और बुनाई की जाती थी। ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ तथा सन को तैयार करने के काम में विधवाओं, सक्षम अक्षम महिलाओं, भिक्षुनियों, वृद्धा वैश्याओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं तथा अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जा सकता है। इन्हें इनके काम के और गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक देना चाहिए। जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है वे अपनी दासियों को भेजकर कच्चे माल को मंगवा सकती हैं या फिर तैयार माल उन्हें भिजवा सकती है। वे औरतें जो कारखाने तक जा सकती हैं उन्हें अपना माल कारखाने तक तड़के से ले जाना पड़ता था जहां उन्हें पारिश्रमिक मिलता था। इस समय माल को अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी होती है। अगर निरीक्षक उस औरत की ओर देखता है या इधर उधर की बातें करता है तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए, और अगर औरतों ने अपना काम पूरा नहीं किया तो उसे जुर्माना देना होगा। इसके लिए उसका अंगूठा भी काटा जा सकता है। सूक्ष्म निरीक्षण अरिका मेरू। अध्याय मानचित्र 7 पृष्ठ संख्या 105 में अरिका मेरू ढूंढो। पृष्ठ 88 में रोम के बारे में दी गई जानकारी पढ़ो। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिका मेरू एक पतन था जहां दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे। यहां ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा हो। यहां भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। इसमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे हैं। साथ ही यहाँ अरेटाइन जैसे मुहर वाले लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इसे मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। कुछ ऐसे बर्तन मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था किंतु यहीं बनाए जाते थे। यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन और रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़ों की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों के मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। अन्यत्र
मानचित्र 6 पृष्ठ संख्या 76 में रोम को ढूंढो। यह यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। इसका विकास लगभग तभी हुआ जब गंगा के मैदान के शहर बस रहे थे। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी थी। यह यूरोप, उत्तरी अफ्रीका तथा पश्चिमी एशिया तक फैला साम्राज्य था। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक ऑगस्टस ने करीब 2000 साल पहले शासन किया था। उसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर था जिसे मैंने संगमरमर का बनवाया। ऑगस्टस और उसके बाद के शासकों ने कई मंदिर और महल भी बनवाए। ऑगस्टस ने बड़े बड़े रंगमंडल, एम्फी थिएटर बनवाए। इनमें चारों तरफ दर्शकों के बैठने की सीढ़ीनुमा जगहें होती थी। यहाँ लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देख सकते थे। उन्होंने स्नानागार भी बनवाए जहाँ स्त्रियों और पुरुषों के लिए अलग अलग समय निर्धारित थे। यहाँ लोग एक दूसरे से मिलते थे और आराम करते थे। बड़े बड़े जलवाही सेतु, एक्वाडक्ट के जरिए शहर के स्नानागारों, फव्वारों और गुसल खानों के लिए पानी लाया जाता था। चलिए पाठकों, अब हम मिलते हैं अपने नए अध्याय में नई उमंग के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, बाय बाय।